हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस की, जिसमें हम कुछ सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से उनको अप्लाई करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है बेंजीन का एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। फॉर्मूले इनके ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन आपने डिसॉल्व कर दी 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है एक सॉल्यूशन जिसके अंदर उसने बेंजीन ले रखी है। बेंजीन उसने 22 ग्राम डिसॉल्व कर रखी है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड उसने 122 ग्राम डिसॉल्व कर रखी है। और वो पूछ रहा है कि जो बेंजीन है वो कितने मास परसेंटेज के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है कि 100% में से ये कितने परसेंट है और ये कितने परसेंट है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज को निकालने का? फॉर्मूला हमारा होता है मास ऑफ वन कंपोनेंट टू दी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। नीचे लिखा जाता है टोटल मास किसका? सॉल्यूशन का। तो देखो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालनी है आपने। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालने का, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो क्या होगा? मास ऑफ वन कंपोनेंट, यानी किसका कंपोनेंट है, किसका मास लिखा जाएगा? बेंजीन का। ऊपर लिखा जाएगा कितना मास है, 22 ग्राम है, तो ऊपर 22 ग्राम लिख दिया जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास क्या होगा? देखो 22, इन दोनों का क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर ये टोटल मास कितना है? 122 प्लस 22 यानी 144 ग्राम क्या है? टोटल मास है ना। तो टोटल मास कितना आ जाएगा? देखो जब भी हम किसी भी चीज की परसेंटेज निकालते हैं तो क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई में हम 100 करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा, सिमिलरली यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऊपर 22 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? देखो 4 2 6 166 आ जाएगा, इनटू में 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.28%। अब देखो यहां से हमें ये पता चल गया कि बेंजीन की जो परसेंटेज है सॉल्यूशन के अंदर वो कितनी है? 15.28% है। अब मुझे ये पता है कि जो ये सॉल्यूशन बना है वो दो चीजों के मिश्रण से बना है, यानी इन दोनों को मिलाने से ही क्या बन रहा है? 100% सॉल्यूशन बन रहा है। 100% अगर सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें से क्या है? इसमें 15.28 क्या आ गया? 15.28% आ गई इसमें बेंजीन। तो अगर ये इतनी है तो 100 में से ये तो कट जाएगा और जो बाकी का बचेगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 84.72% क्या जाएगा आपका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड आ जाएगा। तो एक तो तरीका आपका ये है कि 100 में से क्या कर दें? डायरेक्टली इसको घटा दें। और दूसरा तरीका क्या आ जाएगा? दूसरा तरीका सिमिलरली जो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा है इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से? जैसे वो कहता कि मास परसेंटेज ऑफ किसकी निकालें? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की निकालें। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट, जो ऊपर है वन कंपोनेंट, उसका मास ऊपर लिख दिया जाता है कितना है? 122 ग्राम है, तो 122 ऊपर आ जाएगा। डिवाइड में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बना था? देखो 144 ग्राम बना था, तो 144 ग्राम नीचे आ जाएगा और इनटू में क्या करना पड़ेगा आपको? 100 करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा जो आपने 100 में से उसको माइनस करके निकाला था, 84.72%। तो इतना कार्बन टेट्रा क्लोराइड उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? परसेंटेज में प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपने क्या करने हैं? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं बेंजीन के इन सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन के अंदर कितनी प्रेजेंट है? वो है 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सिंपल शब्दों में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि क्या है, आपके पास में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो 30% है, 30% क्या प्रेजेंट है? बेंजीन प्रेजेंट है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर 30% बेंजीन प्रेजेंट है तो बाकी का बचा हुआ 70% क्या होगा? 70% प्रेजेंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम में से 30 ग्राम हमारे पास में क्या है? 30 ग्राम हमारे पास में है बेंजीन, और बाकी का बचा हुआ जो 70 ग्राम बचा हुआ है वो हमारे पास में क्या है? वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब वो कह रहा है कि आपने क्या निकालने हैं? मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। किसके? बेंजीन के निकालने हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन आपने निकालने हैं बेंजीन के, और इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो बेंजीन प्रेजेंट है, तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स, प्लस में और क्या प्रेजेंट है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्रेजेंट है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स CCl4। अब क्या होगा? हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो हम देखो यहाँ पे डायरेक्टली ही अप्लाई कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर इसे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपका क्या आ जाएगा? देखो नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन मास क्या है बेंजीन का? गिवन मास है 30 ग्राम। देखो ये अभी बताया हमने, तो 30 ग्राम आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में मोलर मास क्या है? देखो बेंजीन का मोलर मास निकाल लेते हैं यहाँ पे। C6H6 का मोलर मास क्या होगा? कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो 1 का क्या होगा? 12, तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 गुणा में
12 प्लस में हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 72 और 6 78 ग्राम। तो ये तो बेंजीन का आ गया मोलर मास। सिमिलरली कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल लेते हैं। अब देखो कार्बन आता है 6 नंबर पे, 1 का हो गया 12 प्लस में क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5, 35.5 होता है इसका, और इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 क्लोरीन है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा, इसे आप जोड़ेंगे तो 154 ग्राम, 154 ग्राम इसे आप जोड़ेंगे तो इसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें बेंजीन का पता चल गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का पता चल गया। पुट कर दो यहाँ पे फॉर्मूले में, बेंजीन का 78 हो गया, डिवाइड में सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, प्लस में नंबर ऑफ गिवन मास कितना है, गिवन मास है कार्बन टेट्राक्लोराइड का 70 ग्राम, तो 70 ग्राम ऊपर आ जाएगा। मोलर मास कितना कैलकुलेट किया है आपने अभी भी, 154 ग्राम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 0.458। ये आपके आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन किसके, बेंजीन के। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 3 है हमारा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आपने क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ये आपके पास में कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोलैरिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M के द्वारा। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना, तो इनटू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा लीटर के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है पहले पार्ट की। तो हम सबसे पहले पार्ट के सॉल्यूशन कर लेते हैं। किस तरीके से होगा, देखो ए पार्ट में गिवन क्या क्या दिया गया है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट का मतलब क्या है, कोई मतलब सॉल्यूशन दिया गया है आपके पास में, उसका गिवन मास दे रखा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन मास क्या दे रखा है, गिवन मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट NO3 का ट्वाइस डॉट 6H2 कितना है, ये दे रखा है 30 ग्राम। वॉल्यूम दे रखी है आपको, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, लीटर के अंदर दे रखी है। तो इसमें तो बिल्कुल ही काम उसने आसान कर दिया, 4.3 लीटर आपको दे दी वॉल्यूम। अब देखो हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट है, देखो गिवन मास दे रखा है, उसने गिवन मास निकाल लिया। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम पता चल गया। मोलर मास नहीं पता है हमें, तो यहाँ पे मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ दिस। ठीक है, इसका मोलर मास निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, देखो कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, 27 नंबर पे आता है। इसका मोलर मास होता है 59 प्लस में नाइट्रेट के 2 आयन प्रेजेंट है, तो 2 मैं बाहर लिख लेता हूँ। अब देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 पे, इसका मोलर मास होता है 14 प्लस में ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, तो 16 32 16 3 48, क्योंकि 3 प्रेजेंट है तो 3 से मल्टीप्लाई की तो आ गया 48 प्लस में। अब देखो कितने मोल प्रेजेंट है वाटर के, 6 मोल प्रेजेंट है, तो 6 मैंने बाहर लिख दिया। अब एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 का हो गया 2 प्लस में ऑक्सीजन का कितना आ गया, 16 आ गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोलर मास इसका आ जाएगा 291 ग्राम पर मोल। ठीक है, इतना आ गया इसका मोलर मास। अब देखो हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पे कितना आ गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 30 अपॉन में मोलर मास कितना है 291 इंटू में वॉल्यूम कितना है 4.3 लीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.023 मोल पर लीटर। तो ये क्या आ गई, आपकी मोलैरिटी आ गई। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है आपके पास में क्या है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 है, यानी 0.5 मोलर का कोई H2SO4 का कोई सॉल्यूशन है, उसमें 30 ml ही प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन का। ठीक है, और उसे डाइल्यूट करना है आपने 500 ml। तो इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करो। देखो जब भी क्या है, जब भी यहाँ पे कभी भी आपको वॉल्यूम चेंज करने का क्वेश्चन आए, देखो 30 ml है, 30 ml से कह रहा है 500 ml में चेंज करो। जब भी कभी भी आपसे वॉल्यूम चेंज करने का क्वेश्चन आता है तो आपने वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और मोलैरिटी अगर पूछ रखी हो तब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है M1V1 = M2V2। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है, देखो वो तो बाद की बातें हैं, शुरू वाली बातें क्या दे रखी है, हमें मोलैरिटी दे रखी है M1 कितनी 0.5 मोलर दे रखी है, वॉल्यूम हमें दे रखा है V1 कितना 30 ml दे रखा है, V2 हमें दे रखा है कितना 500 ml दे रखा है, और M2 हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि उसकी मोलैरिटी निकालो। तो लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, M1V1 = M2V2। M1 कितना है, M1 है आपका 0.5, V1 कितना है आपका 30 = M2 × V2 कितना है 500 ml। तो यहाँ पे M2 जब आप निकालोगे तो 0.5 × 30 अपॉन में क्या करना पड़ेगा 500 करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.03 मोलर। तो बिल्कुल इस तरीके से आपने फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आपसे पूछ रखा है कि आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है पोटासियम आयोडाइड का। ठीक है, उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है
कितनी डेंसिटी दे रखी है 1.202 ग्राम और इतने % आपको सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन आपके पास में क्या क्या है। गिवन है आपके पास में एक तो आपको डेंसिटी दे रखी है 1.202 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, परसेंटेज दे रखी है आपके पास में सॉल्यूशन की, तो परसेंटेज हम किससे मानते हैं, x% मानते हैं। सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है 20% दे रखी है। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि x% कितना है 20%। तो ठीक है, x% क्या है आपका, सॉल्यूशन की परसेंटेज दे रखी है आपको, सॉल्यूशन की परसेंटेज। और सॉल्यूशन कितने टाइप से बनता है, एक होता है सॉल्यूट उसके अंदर, दूसरा क्या होता है आपके पास में सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या है, पोटासियम आयोडाइड क्या है, पोटासियम आयोडाइड है आपका सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम है, 20% का मतलब है कि 20 ग्राम तो आपके पास में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कितना है आपके पास में 80 ग्राम है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और ये उसने मतलब कुछ उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे रखे हैं पोटासियम के और आयोडीन के। ठीक है, और क्या पूछा है इसने पूछा है कि आपने मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक तो फार्मूला हमने ये बता रखा है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट करना हो जहां पे आपको परसेंटेज दे रखी हो और डेंसिटी दे रखी हो, अगर आपके पास में ये केस आ जाता है जहां पे आपको परसेंट और डेंसिटी दे रखी हो, तो वहां पे आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने बार बार बता रखा है कि मोलैरिटी कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फार्मूला आपके पास में क्या है 10x t अपॉन में मोलर मास। इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो, बात दोनों में क्या है सेम है, लेकिन ये वाला क्या हो जाता है लेंथी हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। तो देखो 10 लिख दिया, x क्या होती है x% होती है, कितना है 20% है, तो 20 लिख दो। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.202 डेंसिटी दे रखी है। मोलर मास क्या होगा पोटासियम का मोलर मास, देखो पोटासियम आयोडाइड का मोलर मास क्या होगा, देखो पोटासियम आयोडाइड, अगर हम इन दोनों के मोलर मास को जोड़ दे तो किसका आ जाएगा, पोटासियम आयोडाइड का आ जाएगा। तो देखो पोटासियम का मोलर मास कितना है 39 है, प्लस में आयोडीन का मोलर मास कितना है 127 है, तो ये आ गया। जब आप इन दोनों को जोड़ के और इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी 1.44 मोल पर लीटर। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आपकी मोलैरिटी निकल के आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं। देखो ये बी पार्ट हो गया आपका, अब करते हैं हम ए पार्ट। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से करते हैं। मोलैरिटी का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ग्राम में दे रखा है सॉल्वेंट अगर आपके पास में ग्राम में है तो इनटू में क्या करना पड़ता है आपको 1000 करना पड़ता है ना। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास हो जाएगा, इनटू में क्या है ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के कितने ग्राम है, देखो 80 ग्राम दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप 80 ग्राम लिख लेंगे, इनटू में क्या करेंगे 1000, तो हमने 1000 कर दिया। अब देखो गिवन मास कितना है, सॉल्यूट क्या है हमारे पास में, सॉल्यूट तो हमारे पास में पोटासियम आयोडाइड है। सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 20 ग्राम है, तो यहाँ पे गिवन मास की जगह पे आप क्या लिख देंगे 20 ग्राम लिख देंगे। मोलर मास क्या है, अब मोलर मास भी क्या आएगा पोटासियम आयोडाइड का, अभी निकाला था आपने, देखो यहाँ पे पुट कर रखा है 39 प्लस में 127। जब आप इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो इनमें जोड़ लेते हैं एक बार, 7 7 14 और 1 15 और 1 16, 16 का छिक्का हासिल पाई 1 3 और 3 6, यानी 166 ग्राम आ जाएगा मोलर मास। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 166 ग्राम। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी 1.5 मोल पर किलोग्राम, ये आ गई आपकी मोलैरिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। देखो सी पार्ट में मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई के द्वारा। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, हमने निकालना है पोटासियम आयोडाइड का। तो यहां पे लिख लेते हैं पोटासियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो KI तो है ही उसके अंदर, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है आपके पास में क्या लिख रखा है यहाँ पे सॉल्वेंट भाई एक्वियस मीडियम। तो एक्वियस मीडियम है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे, वाटर के आ जाएंगे, तो यहाँ पे वाटर लिख दिया आपने। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम आयोडाइड। कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम आयोडाइड, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है पोटासियम आयोडाइड का, गिवन मास है भाई 20 ग्राम, तो ऊपर लिख दिया आपने 20 ग्राम अपॉन में मोलर मास क्या हो जाएगा पोटासियम आयोडाइड का, देखो अभी कैलकुलेट किया था आपने 166 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास 166 अपॉन में 20 अपॉन में 166 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो गिवन मास कितना है वाटर का, सॉल्वेंट का कितना था 80, तो 80 आ जाएगा ऊपर अपॉन में मोलर मास क्या हो जाएगा वाटर का, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 16 हो जाता है, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, तो ये आ गया 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी पोटासियम आयोडाइड की इज इक्वल टू 0.026। तो ये आपका बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटासियम आयोडाइड।
और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई थी, मोलैलिटी की, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया था मोलैरिटी। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूलाज को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। आपने यूरिया का मास कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, कि कितना रिक्वायर्ड होगा, आपने बनाना है 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, और वो 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन कितने मोलल का बनाना है, 0.25 मोलैरिटी का बनाना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन क्या क्या है आपके पास में, आपके पास में दे रखी है उसने मोलैलिटी। मोलैलिटी कितनी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है 0.25 मोलल। देखो यहाँ से पता चला है हमें मोलल से कि यहाँ पे मोलैलिटी आएगी, ठीक है। अब मोलैलिटी का हमें पता चल गया कि 0.25 मोलल क्या है, मोलैलिटी है। फिर क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन का मास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है उसने 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। अब इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई में हमें क्या करना पड़ता है, 1000 करना पड़ता है। तो जब आप 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25/10 इंटू में 1000 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 2500 आ गया। तो 2500 ग्राम क्या है आपका, 2500 ग्राम है आपका सॉल्यूशन का मास। अब 2500 ग्राम अगर सॉल्यूशन का मास है तो मान लेते हैं हम, लेट द मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास आ जाएगा आपका x ग्राम। और अगर x ग्राम आपका सॉल्यूट का मास है तो बाकी का बचा हुआ क्या बच गया, सॉल्वेंट बच गया। तो अगर इसमें से मैं इसको x ग्राम को घटा दूंगा तो बाकी का क्या बच जाएगा, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका आ जाएगा 2500 माइनस x ग्राम, ये हो गया। अब देखो हमें ये भी पता चल गया सॉल्यूशन का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट, हमने इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, मास ऑफ सॉल्यूट। यही हमसे उसने पूछ रखा है कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी यूरिया का मास कितना है, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ही यूरिया है, ठीक है। तो आप लगा देंगे फॉर्मूला मोलैलिटी का। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है। लेकिन अगर ग्राम के अंदर दे रखा है तो इनटू में क्या करना पड़ता है, आपको 1000 करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास हो जाएगा, इनटू में ग्राम में कितना दे रखा है, सॉल्वेंट, ठीक है। देखो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का कितना दे रखा है 2500 माइनस x इतना दे रखा है, इनटू में क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है वो हम लिख देंगे और बाकी का क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो गिवन मास कितना है, गिवन मास तो हमारे पास में वैल्यू ही नहीं है, ये तो हमें निकालना है। तो x हो गया डिवाइड में मोलर मास क्या है, देखो सॉल्यूट का मोलर मास किस तरीके से निकालोगे, ये है हमारे पास में फॉर्मूला। इसका मोलर मास क्या होगा, सॉल्व कर लो आप। नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है, मोलर मास 14 होता है, प्लस में हाइड्रोजन 1 का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस में कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस में नाइट्रोजन का होता है 14, प्लस में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2 है तो 2 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया आपका मोलर मास ऑफ यूरिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मोलर मास की जगह पे, तो 60 यहाँ पे पुट कर दिया, इनटू में 2500 माइनस x, और इनटू में क्या है आपके पास में 1000 है ही। अब क्या होगा, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी की कितनी वैल्यू है, 0.25 है, तो 0.25 इज इक्वल टू, अब देखो वहां पे क्या है, देखो ये क्या है, मल्टी डिवाइड में है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू में 60 और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2500 माइनस x इज इक्वल टू 1000x, ये हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक बार करना, 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 25 अपॉन में 100 लिख सकते हैं, तो लिख दिया। इससे क्या हो जाएगा, देखो 25 चौका 100 हो गया, ये कट रहा है तो काट दो, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 के 0, और भी कट रहा है तो 15 पे कट गया, काट दिया। अब जब 15 की इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, देखा करना एक बार मल्टीप्लाई, 15 0 0 15 0 0 15 पंजे 75 का 50 हासिल पाई 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना होता है 37, ठीक है। तो 37,500 तो ये हो गया, माइनस 15x इज इक्वल टू 1000x। अब ये 15x वहां पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1015x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1015x और यहाँ पे कितना आ गया 37,500। अब x वहीं पे रहने देते हैं, ये इसके डिवाइड में ले आते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू 37,500 डिवाइड में क्या हो जाएगा 1015। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.94 ग्राम। तो ये क्या है, ये आ गया आपका मास ऑफ यूरिया, कि जितना मास रिक्वायर्ड था 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए इतने मोलल का, उतना मास कितना आ गया सॉल्यूट का, वो आ गया 36.94 ग्राम। इस तरीके से आपने फॉर्मूले क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
H2S गैस है कोई हमारे पास में, टॉक्सिक गैस है, रॉटन एग स्मेल लाइक, जिसकी स्मेल है सड़े हुए अंडे जैसी, वो यूज करे जा रहा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, ठीक है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर, वो हमें सॉल्युबिलिटी दे रहा है H2S गैस की, वो कितनी है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0.195 मोल। देखो यहाँ से हमें क्या पता चला है, यहाँ से हमें जो पता चला ये पता चला है कि ये है मोलेलिटी, और मोलेलिटी कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है 0.195 मोलर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट मोलेलिटी, इट मीन्स दैट 0.195 मोल सॉल्यूट या फिर H2S गैस dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है भाई कि इतने मोल जो हैं H2S गैस के, वो 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर क्या हुए हैं, डिसॉल्व हुए हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बाद में पता चलेगा सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर। देखो मोलालिटी का हमें पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है KH। KH क्या होता है, KH होता है हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट किस लॉ के अंदर आया था, ये आया था हेनरी लॉ के अंदर। और हेनरी लॉ ने क्या बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है उसके द्वारा लगाए गए प्रेशर के द्वारा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की। अब देखो सॉल्युबिलिटी है, जब हम इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लग जाता है, ये लग जाता है KH, यहाँ पे KH लग जाता है इज इक्वल टू प्रेशर हो जाएगा। और KH जब आपको निकालना है तो प्रेशर डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन को करना पड़ेगा। किसके मोल फ्रैक्शन, H2S गैस के, क्योंकि इसी का हमें पता करना है ना, हेनरी कांस्टेंट हमने निकालना है। अब देखो ये कह रहा है हमसे स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 0.987 बार, ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अगर आपको ये क्वेश्चन के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है, अगर नहीं देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे याद ही करना पड़ेगा। ये होती है प्रेशर की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अब देखो हमें प्रेशर की वैल्यू पता है लेकिन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा हेनरी कांस्टेंट आराम से निकल जाएगा। तो देखो H2S के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, एक्वियस मीडियम में डिसॉल्व कर रहा है ये, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे, वाटर के आ जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो देखो इसके तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स उसने पहले ही दे रखे हैं 0.195, इसी की तो सॉल्युबिलिटी बता रखी है कि इतने मोल्स क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा 0.195 आपको पहले ही दे रखे हैं, डिवाइड में 0.195 प्लस में वाटर के कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब देखो गिवन मास क्या है, यहां से ये बात मुझे पता चली है इस बात से, जो उसने मोलैलिटी उसने दे रखी है हमें कि 1000 ग्राम के अंदर क्या डिसॉल्व कर रखे हैं, इतने मोल्स कर रखे हैं। तो गिवन मास क्या आ जाएगा 1000 ग्राम, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0035, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपके आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन का पता चल गया और हमें प्रेशर का पता चल गया, तो हेनरी कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं आप। प्रेशर की वैल्यू क्या थी 0.987 जो कि आपको याद रखनी है, और मोल फ्रैक्शन कितने निकाले हैं हमने 0.0035। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 282 बार। तो ये आ गया आपका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास में, क्या दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है CO2 गैस के लिए वाटर के अंदर, कितनी दे रखी है, देखो पहले हम गिवन ही लिख लेते हैं फिर आपको साथ साथ समझ में आ जाएगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है उसने CO2 के लिए 1.67 × 10⁸8 पास्कल, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर क्वांटिटी ऑफ CO2 आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और उसने क्या दे रखा है 2.5 atm CO2 प्रेशर दे रखा है, कि प्रेशर ऑफ CO2 कितना दे रखा है 2.5 atm। अब देखो यहाँ पे जो हेनरी कांस्टेंट में बात कर रहा था पास्कल, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बातें करने का लगा, ATM में बातें करने लगा। तो इसको हम पास्कल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2.5 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.01325 के साथ में, और इंटू में क्या कर देंगे 10⁵5 कर देंगे। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पास्कल के अंदर। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्वांटिटी ऑफ यानी मास ऑफ CO2 निकालना है आपने, ठीक है। और मास ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, मास ऑफ CO2 पहले ये जो हेनरी कांस्टेंट अगर उसने दे रखा है, इसका मतलब ये किस पे बेस्ड है, ये है हेनरी लॉ पे। और हेनरी लॉ ने हमें क्या बताया था, हेनरी लॉ ने हमें बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके द्वारा लगाए गए प्रेशर की।
जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लग जाता है आपका हेनरी कांस्टेंट लग जाता है इज इक्वल टू पी। पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे निकल जाएगी CO2 के, ये क्या चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा तो P अपॉन में KH। देखो यहां से निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू और मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मोल से फिर हम क्या करेंगे मास ऑफ CO2 निकाल लेंगे जो कि क्या होगी क्वांटिटी ऑफ CO2 होगी। तो क्या है देखो प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रेशर की वैल्यू उसने दे रखी है 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड में हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1.67 इंटू 10⁸8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.00152 मोल फ्रैक्शन आ गए CO2 के। अब देखो मोल फ्रैक्शन आपके पास में आ चुके हैं CO2 के, लेकिन मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो CO2 किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, सोडा वाटर के अंदर, तो हम मेनली वाटर की मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या है बहुत ही कम है, यानी CO2 की जो अमाउंट है वो वाटर के अंदर क्या है बहुत कम है। तो यहां पे जो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है इसे क्या कर देते हैं हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो क्या होगा एक बार मैं इसे वहां पे लिख लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। अब क्या है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला बचा है वो बचा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडा वाटर यानी वाटर। अब मोल फ्रैक्शन क्या निकाले थे 0.00152 निकालने हैं, तो 0.00152 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकलेंगे भाई गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ऐसे निकलेंगे। और डिवाइड में वाटर के कैसे निकलेंगे, इसके भी गिवन मास अपॉन में मोलर मास से ही निकलेंगे। तो गिवन मास क्या है CO2 का, देखना कहीं पे दे रखा है भाई गिवन मास, ये तो निकालना है आपने, क्वांटिटी ऑफ CO2 ये तो निकालनी है। डिवाइड में मोलर मास कितना होता है CO2 का, मोलर मास निकाल लो। देखो CO2 कैसे निकाल लेंगे, कार्बन आता है 6 नंबर पे तो एक का होता है 12 प्लस में 16, ऑक्सीजन का होता है 2 का कितना हो जाएगा 32। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44। तो ये CO2 का आ गया मोलर मास 44 आ गया। और डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, देखो गिवन मास क्या है, यहाँ पे जो 500 ml जो दे रखा है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ही क्या होता है मेनली यहाँ पे उसका मास माना जाता है कि कितना मास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लिया जा रहा है। तो गिवन मास क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, और डिवाइड में मोलर मास क्या होता है वाटर का 18 होता है, तो 500 अपॉन में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 500 को 18 से तब आ जाएगा आपका 27.77। 27.77। अभी 27.77 क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0.00152 इंटू 27.77 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में 44 एज इट इज रहेगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.042 ये आ जाएगा इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में 44 हो जाएगा। अब ये 44 क्या करेगा वहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो गिवन मास क्या आ जाएगा 0.042 इंटू में 44, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 1.848 ग्राम। तो ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी आ गई क्वांटिटी ऑफ CO2 जो कि क्या कर रहे हैं आप डिसॉल्व कर रहे हैं CO2 की वाटर के अंदर 2.5 atm प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हमारे पास में क्या दिए गए हैं, हमें 2 लिक्विड दिए गए हैं A और B, और उनका जो प्योर वेपर प्रेशर होता है A का है 450 और B का है 700। तो एक बार मैं लिखता चलता हूं साथ साथ कि आपके पास में गिवन क्या क्या है। गिवन दिया गया है कि प्योर वेपर प्रेशर, देखो प्योर को हम डिनोट करते हैं कि प्रेशर लिख के ऊपर क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A कंपाउंड का कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 450 mmHg, mm ऑफ Hg मरकरी का, ठीक है। और दूसरे का क्या दिया गया है, जो B का दिया गया है प्योर वेपर प्रेशर वो आपको दिया गया है 700 mm ऑफ Hg इस तरीके से। फिर कह रहा है कि टेम्परेचर दे दिया 350 केल्विन, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन निकालने, देखो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा का मतलब क्या होता है, मात्रा का मतलब होता है उसकी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे वो पूछ रहा है कि आपने निकालने हैं A कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, दूसरा आपने निकालने हैं B कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन। ये हम कब पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे लिक्विड फेज के अंदर, ये हम कब पढ़ रहे थे कि लिक्विड फेज के अंदर जब मोल फ्रैक्शन की बातें आती हैं तो हम जाई A और जाई B से डिनोट करते हैं। फिर कह रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, जो मिक्सचर है आपके पास में या जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर दिया गया है 600 mm ऑफ Hg, P टोटल दिया गया है 600 mm ऑफ Hg। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन, और आपने क्या निकालना है, आपने कंपोजिशन निकालनी है किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। और वेपर फेज के अंदर हमने क्या बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो हम किससे डिनोट करते हैं, YA के द्वारा या फिर YB के द्वारा। तो इनमें कौन से फार्मूले आप इस्तेमाल करेंगे, आप ये वाले फार्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये जो डेरिवेशन है, ये जो फार्मूले हैं ये कहाँ से आए हैं, तो आप हमारा सॉल्यूशन का थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
देखो तो पी टोटल आपने दे रखा है, आपसे पूछ रखा है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला लगा देते हैं, पी टोटल का लगा देते हैं, क्योंकि पी टोटल में क्या है, सभी की वैल्यू दी गई है, केवल जाई बी की नहीं दी गई है। यहां से आप जाई बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा जाई बी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से जाई बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहां पे हम जाई बी की वैल्यू पुट करके जाई ए की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो एक बार पहले ये काम कर लेते हैं हम कि पी टोटल का आपका फॉर्मूला होता है, देखो क्या लिख रखा है वहां पे, पी ए नॉट प्लस में पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट और जाई बी। पुट कर दीजिए सभी की वैल्यू। देखो पी टोटल है आपका 600, पुट कर दिया। पी नॉट ए कितना है 450 है, प्लस में पी बी नॉट कितना है 700 है, माइनस पी ए नॉट कितना है 450 है, और क्या है जाई बी। 750 में से जब 450 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 250 बच जाएगा। ठीक है, तो 600 इज इक्वल टू 450 प्लस में 250 इंटू में जाई बी। अब ये 450 क्या करते हैं, यहां पे लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 600 घटा 450, और ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 250, तो इसके डिवाइड में चला गया, इज इक्वल टू जाई बी। क्या हो जाएगा, देखो 600 में से 450 गया, कितना बचा, 150 बच गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जाई बी इज इक्वल टू 150 अपॉन में क्या है 250 है, तो यहाँ पे 250 लिख लेते हैं। काट दो, इससे 1 कट गया, 5 3 15, 5 5 25, तो 3/5, 3/5 को करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास में जाई बी की वैल्यू आ चुकी है 0.6, और जाई ए की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो किस तरीके से निकलेगी, देखो जाई बी को अगर हम वहाँ पे ले जाएं तो 1 माइनस जाई बी हो जाएगा, तो 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस जाई बी कर सकते हैं, तो जाई ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.6, यहाँ से आ गया जाई ए की वैल्यू 0.4। तो देखो आपके पास में लिक्विड मिक्सचर्स की वैल्यू आ चुकी हैं, ये भी आ गई आपके पास में, ये भी आ गई। अब बात आ जाती है कि आपने वेपर फेज के अंदर निकालनी है। यहाँ पे जो वेपर फेज का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन में पी ए प्लस में पी बी, ये होता है। अब देखो वाई ए का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे आप, वेपर फेज के अंदर किस तरीके से निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला आपके पास में, पी ए अपॉन में पी ए प्लस में पी बी। अब देखो प्रेशर ऑफ ए का प्रेशर कितना है, यहाँ पे नहीं दे रखा है आपको कहीं पे भी, तो ए का प्रेशर आप कैसे निकालेंगे, ए का प्रेशर आप निकालेंगे यहाँ पे रॉल्ड्स लॉ इस्तेमाल करके। और रॉल्ड्स लॉ ने क्या बताया था, रॉल्ड्स लॉ ने बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ए का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए लग जाता है ना। और पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है 450, तो यहाँ पे 450 लिख लेते हैं, इनटू जाई ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये अभी निकाली है 0.4, तो 0.4 लिख लेते हैं। इसको आप क्या करेंगे, इसको जब आप काटेंगे तो 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं। देखो 0 से 0 कट गई, अब 4500 का क्या होता है 180 होता है, तो ये तो आ गई आपकी पी ए की वैल्यू 180, यहाँ पे आ गई पी ए की वैल्यू 180। तो यहाँ पे जब 180 आप पुट करेंगे, देखो पी ए की वैल्यू है आपके पास में 180, तो यहाँ पे 180 पुट कर दिया, सिमिलरली 180 पुट कर दिया, प्लस में पी बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब पी बी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से आपने ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, रॉल्ड्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहाँ पे कर देते हैं, एक बार मैं इसे साफ कर देता हूँ। देखो पी बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, रॉल्ड्स लॉ ने क्या बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा उनका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लग जाएगा, देखो यहाँ पे बी लगा लीजिए, इज इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी। अब पी बी कैसे वैल्यू आएगी, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके, यहाँ पे 700 दे रखी है, तो 700 पुट कर दिया, इनटू जाई बी की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी, कहाँ गई, ये रही 0.6, तो यहाँ पे 0.6 पुट कर दिए। 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, तो 6/10 लिख दिया, 0 से 0 कट गई, 7 6 42, तो 420 आ गई आपकी पी बी की वैल्यू। तो अब इस वैल्यू को वहां पे पुट कर दीजिए, देखो 420 यहाँ पे पुट कर देते हैं, कर दिया, तो 180 अपॉन में 420 प्लस 180 कितने होते हैं 600, तो 600 पुट कर दिया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 6 12 6 18, 6 कम 6 10, 3/10, यानी वाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, वाई ए की वैल्यू आ गई 0.3। वेपर फेज के अंदर वाई ए की वैल्यू निकल चुकी है। अब वाई ए की वैल्यू तो निकल चुकी है, लेकिन हमें पता है जो वेपर फेज के अंदर भी जो मोल फ्रैक्शन का जोड़ होता है कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगर मुझे यहाँ पे वाई बी की वैल्यू निकालनी है तो वाई ए को वहां पे ले जाऊंगा, तो 1 में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहां से वाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई ए, और वाई ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 0.3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.7। तो ये क्या आ गया आपके पास में, वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन आ गई किसकी, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी के आपकी वेपर फेज के अंदर आ चुकी है। आपके अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है, ये लिक्विड मिक्सचर की है, लिक्विड फेज के अंदर है, और वाई ए वाई बी निकाल रहे हो तो किसके अंदर है, ये वेपर फेज के अंदर है। और अगर इन फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर आपने देखना है तो आप हमारे थ्योरी के लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 9 है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस।
हम लिख के चलते हैं कि क्या दे रखा है इसने, कि वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर वाटर का। पहले हम लिख लेते हैं कि जो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना दे रखा है, 23.8 mm Hg दे रखा है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी यूरिया क्या है आपका सॉल्यूट है और वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ WEIGHT, वेट ऑफ यूरिया आपका दे रखा है क्या, इसको हम लिख सकते हैं W2, क्योंकि 2 रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। तो W2 दे रखा है 50 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर, वाटर कितना दे रखा है, यानी W1, और 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, कितना दे रखा है 850 ग्राम। फिर देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी वाटर का आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर आपने रिलेटिव लोवरिंग भी उसकी कैलकुलेट करनी है। देखो रिलेटिव लोवरिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, और ये कहाँ पे सॉल्व होता है, ये हमने ड्राइव करवा रखा है, रॉल्ड्स लॉ के अंदर भी ड्राइव करवा रखा है, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर भी ड्राइव करवा रखा है। तो अगर आपने ये डिटेल में देखना है तो आप हमारे थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं, सॉल्यूशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये टोटल क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पुट कर देते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर, P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, गिवन मास कितना है 50 ग्राम, देखो W2 क्योंकि सॉल्यूट की बातें चल रही है तो सॉल्यूट क्या हमारे पास में 50 ग्राम है, तो गिवन मास बटे में मोलर मास। देखो मोलर मास जो यूरिया का होता है वो होता है 60 ग्राम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है, ये होता है 60 ग्राम। कैसे कैलकुलेट किया है ये यहाँ से कैलकुलेट किया गया है। जब आप इनकी हर एक की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हर एक का मोलर मास आप पुट करेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से पता चला है हमें, तो मोलर मास हो गया 60 ग्राम डिवाइड में फिर क्या है नंबर ऑफ N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कैसे निकलेंगे, गिवन मास कितना है 850 डिवाइड में मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम, तो 18 हो गया, प्लस में N2 क्या है 50 अपॉन में 60 आ गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.017। तो ये तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका रिलेटिव लोवरिंग, ठीक है, जो कि उसने पूछा है। इट इज अ रिलेटिव लोवरिंग, इट इज द रिलेटिव लोवरिंग। लेकिन फर्दर वो पूछ रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे जो ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कहती है, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है, और उसके वेपर प्रेशर बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, अब वो 100 पे ना होके कुछ ना कुछ उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी जो वेपर प्रेशर मान के चलते हैं 100 mm ऑफ Hg था, अब वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर घट के कुछ ना कुछ घट जाएगा, चाहे 10 घट जाए या फिर 20 घट जाए, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग। तो उस दौरान जो वेपर प्रेशर जो जनरेट होगा वो किसका होगा, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि आपके पास में है सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, एक बनता है सॉल्यूट से और एक बनता है सॉल्वेंट से। अब वो कह रहा है कि जो सॉल्यूट है आपके पास में वो है नॉन वोलेटाइल, यानी उसके वेपर्स बन ही नहीं सकते, और अगर वेपर्स नहीं बन सकते तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, केवल सॉल्वेंट की वजह से आएगा। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे है वाटर, ठीक है। तो आपने केवल क्या निकालना है, वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है। यही बात उसने कह रखी है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालो। तो यहाँ पे आप अगर सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर निकालते हैं तो वो किसका मायने रखेगा, वो रखेगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का ही, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो होता ही नहीं है। क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, दो सॉल्यूट विच कैन नॉट बी वेपराइज, जिनके वेपर्स नहीं बन सकते। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ से तो आ गई हमारी, ये इतना यहाँ तक हो गया रिलेटिव लोवरिंग। अगर वेपर प्रेशर आपने निकालना है तो देखो प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या थी हमारे पास में वाटर की 23.8। तो यहाँ पे फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं, 23.8 माइनस PS अपॉन में 23.8 इज इक्वल टू कितना है 0.017। अब यहाँ पे PS को क्या करते हैं, वहां पे ले जाते हैं, ये क्या करते हैं, देखो क्या हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे कर लेते हैं, देखो इसको वहां पे ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 23.8 माइनस PS इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8। देखो इसको ले गए, मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या होगा, इसको तो वहां पे ले जाते हैं PS को, और इन्हें क्या करते हैं, टर्म को यहां पे ले आते हैं। तो देखो PS क्या बन जाएगा, PS बन जाएगा 23.8 माइनस 0.017 इंटू 23.8। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका PS आ जाएगा, PS इज इक्वल टू 23.4 mm Hg।
तो ये जो प्रेशर आया है सॉल्यूशन का वही क्या है, वही तो वाटर का वेपर प्रेशर है, क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो केवल सॉल्वेंट का ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट क्या है आपके पास में, नॉन वोलेटाइल है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है कितना, 99.63 डिग्री सेल्सियस, किस प्रेशर के ऊपर, 750 mm ऑफ Hg प्रेशर के ऊपर इतना बॉइलिंग पॉइंट है आपका। वो पूछ रहा है कि कितना सुक्रोज हम उसके अंदर ऐड कर दें 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पहले कितना था उतना, अब वो क्या हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। यानी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर। और अगर चेंज होता है तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। हमें दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमें 99.63 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है कि कितना सुक्रोज हम ऐड करें 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ वाटर, WEIGHT, वेट ऑफ वाटर दिया गया है हमें कितना 500 ग्राम। और क्या दे रखा है, एलिवेशन इन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी की वैल्यू दे रखी है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे, 0.52 वाटर के लिए है ये, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखो वहां से कहां पे आ रहा है, पहले 99.63 था और किसका हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये किसका है, जब आप उसके अंदर क्या कर देते हैं, सुक्रोज ऐड कर देते हैं, तो ये किसका है, ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो डेल टीबी यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, कितना चेंज हो रहा है, देखो सुक्रोज अगर इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो 100 और फिर क्या है 99.63, तो इसमें से 99.63 को माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब वो पूछ रहा है कि आपने सुक्रोज की क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। तो सुक्रोज की अमाउंट निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो क्या थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी, कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलिलिटी के। तो यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं क्या लग जाता है, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट लग जाता है। और मोलिलिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर ग्राम के अंदर है तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता है आपको, 1000 करना पड़ता है। अब डेल टीबी की वैल्यू कितनी है, देखो ये निकाली है 0.37, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.37। केबी की वैल्यू कितनी है, केबी की वैल्यू है 0.52, तो पुट कर दीजिए 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास इंटू में क्या है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना है, देखो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास में, वाटर ही है, और वाटर कितना है 500, तो यहाँ पे लिख लीजिए 500 ग्राम इंटू में क्या है 1000 है आपका। ठीक है, यहाँ से तो ऐसे ही कट जाएगा, 500 टू 1000 होते हैं, और गिवन मास क्या आ जाएगा, देखो 0.37 इज इक्वल टू 0.52 इंटू गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, देखो ये दे रखा है वेट ऑफ वाटर है ये तो, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूट ये तो हमने निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं x डिवाइड में मोलर मास। मोलर मास क्या आ जाएगा सॉल्यूट का, देखो सॉल्यूट है हमारे पास में सुक्रोज, और सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है C12H22O11, ये फार्मूला होता है। जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे, देखो 12 गुणा में 12 कर देंगे, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का एक होता है, 22 का 22 हो जाएगा, 11 ऑक्सीजन है, एक का होता है 16। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया इसका मोलर मास। जब आप इस मोलर मास की वैल्यू कहां पुट करते हैं, वहां पे पुट कर देते हैं। देखो 342 इंटू में क्या है 2 है, देखो ये कट रहा है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 एकम 2, 171। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.37 इंटू में 171 अपॉन में 0.52। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो अमाउंट है सुक्रोज की वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 121.67 ग्राम। तो ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी आ गई सुक्रोज की अमाउंट, जो आपने क्या करनी है 500 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करनी है। फिर क्या हो जाएगा, आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो इतने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थे आपके इस पार्ट 1 के क्वेश्चन, लगभग हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।